दोस्तों 9 फरवरी को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी है जिसको सुनकर कुछ लोग भारत का कंपैरिजन यूएई और कतर कंट्री से कर रहे हैं और कुछ लोग इसे इकोनॉमी का गेम चेंजर भी बता रहे हैं। असल में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 9 फरवरी 2023 को अनाउंस किया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व खोजा है। एक टन लिथियम की कीमत लगभग 58 लाख रुपए होती है। इस हिसाब से जो भंडार मिला है उसकी कीमत लगभग 3400 अरब रुपए बताई जा रही है। कई लोगों का मानना है कि ये इंडिया के लिए तरक्की का चिराग है क्योंकि लिथियम को आज के दिन में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आपको बता दें कि आपके स्मार्टफोन में लगी बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार की गाड़ियों में जहां जहां लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है वहां लिथियम की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से आज के ज़माने में ये एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है। इसी कारण कई लोगों का मानना है कि ये रिजर्व मिलने से इंडिया की लॉटरी लग गई है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल जम्मू संभाग के रियासी जिले में लिथियम धातु के भंडार मिले हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोग खासा उत्साहित हैं। India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons of lithium reserves. भारत अब दुनिया में वो दर्जा हासिल कर सकता है जो अभी तक चीन का था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम गेम चेंजर साबित होगा। Of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं कि आज के समय में लिथियम इतना महंगा इसलिए है क्योंकि लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में या तो लिथियम आयन बैटरी यूज होती है या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी और बैटरी जैसे लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में लिथियम बैटरीज का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा होता है। वजन इनका 50 से 60% कम होता है और एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको बता दें कि बिजली को या तो जनरेट करने के बाद उसे तुरंत यूज़ किया जा सकता है या फिर अगर बिजली को बाद में यूज़ करना है तो बैटरी ही एक ऐसा उपकरण है जिससे बिजली को स्टोर किया जा सकता है और जब ज़रूरत हो तब उसे यूज कर सकते हैं। इसी वजह से अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो पहले इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज में स्टोर करते हैं और फिर ज़रूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज में स्टोर करना है तो स्टोरेज स्पेस की समस्या आती है। इसलिए जो बैटरी जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी वो उतनी ही कम जगह में ज़्यादा बिजली स्टोर कर सकती है, वो भी बिना किसी लॉस ऑफ चार्ज के। अब तक लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर ही बैटरी के ऐसे एफिशिएंट वर्जन हैं जो कॉमर्शियली अवेलेबल हैं। अब अगर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की 2022 की रिपोर्ट की बात करते हैं तो पाएंगे कि दुनिया भर में लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा बोल्विया कंट्री में है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है और तीसरे नंबर पर चिली। इस लिथियम रिजर्व की लिस्ट में चाइना 5वें नंबर पर आता है जहां 5.1 मिलियन टन का रिजर्व है। इस हिसाब से इंडिया 5.9 मिलियन टन रिजर्व के साथ चाइना के ऊपर आ गया है। लिथियम रिजर्व के टॉप प्लेयर्स को कंपेयर किया जाए तो आधे से ज़्यादा रिजर्व साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज में पाया जाता है, बोल्विया, अर्जेंटीना और चिली, जिनको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। वहीं अगर 2022 में लिथियम के माइन प्रोडक्शन की बात करें तो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 61,000 टन के साथ पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर 39,000 टन के साथ चिली आता है, जबकि चाइना 19,000 टन के साथ तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया ने 2020-21 में ऑलमोस्ट 8800 करोड़ की लिथियम बैटरी और 170 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया था। अब अगर लिथियम बैटरी की ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखेंगे कि 2022 में लिथियम बैटरी का 44 बिलियन यूएस डॉलर का ग्लोबल मार्केट रहा है, जो कि 13% के CAGR से बढ़ता हुआ 2031 तक 135 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। जैसे जैसे लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे कोल पावर प्लांट की जगह सोलर और विंड एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, वैसे वैसे हमें लिथियम बैटरी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व मिले हैं उस पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है लिथियम डिपॉजिट G3 स्टेज पर हैं। ये लिथियम डिपॉजिट इस रीजन में 2 डिकेड पहले से थे। GSI को 2 डिकेड लग गए G4 स्टेज से G3 स्टेज तक लाने में। अब ये G4 स्टेज और G3 स्टेज क्या होते हैं जान लेते हैं।
G4 स्टेज में संभावित एरिया की मैपिंग की जाती है। इस स्टेज को रिकॉनेसेंस स्टेज भी कहते हैं। G3 स्टेज में जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल और जियोकेमिकल स्टडी करके डिपॉजिट की क्वांटिटी का पता लगाते हैं। इसे इंफ्रारेड कैटेगरी भी कहते हैं। इसके बाद आती है G2 कैटेगरी, जिसमें फर्दर स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि मिला मिनरल का शेप, साइज और ग्रेड क्या है। फिर फाइनली आती है G1 स्टेज, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन की जाती है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ डिपॉजिट की कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड की जाती है, जिसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि क्या डिपॉजिट उस जगह से एक्सट्रैक्ट करना फिजिबल होगा या नहीं। अब अगर बात की जाए लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन की, तो चाइना नंबर 1 पर आता है और यूएस दूसरे नंबर पर आता है, हंगरी तीसरे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर आता है पोलैंड। अब जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया था कि चाइना लिथियम रिजर्व में 5वें नंबर पर आता है और प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर आता है, पर प्रोसेसिंग के मामले में अगर देखा जाए तो चाइना पहले नंबर पर आता है। कोई भी रिजर्व बस मिट्टी ही है जब तक उसे प्रोसेसिंग के बाद ह्यूमन यूज के लायक ना बनाया जाए, और तभी वो किसी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसी वजह से लिथियम का रिजर्व मिलने से ज्यादा उसका प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाती है किसी कंट्री में, उसी कंट्री के भविष्य में डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो लिथियम का उपयोग ईवी कार्स में किया जाता है, जो कि एनवायरनमेंट में कार्बन इमिशन को कम करने में मदद करती है, लेकिन लिथियम को माइन करने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग के बाद लिथियम आयन बैटरी बनाने तक के सफ़र में कार्बन इमिशन होता है। इसके अलावा एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन भी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मिनरल को माइन करने में एनवायरमेंटल कॉस्ट चुकानी पड़ती है। फिर भी अगर ये एनवायरमेंटल कॉस्ट अगर पेट्रोल कार से हुए एमिशन से कम होती है तो इससे एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा मिनरल माइनिंग एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर कोई कंट्री केवल इसी पर डिपेंड होती है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा लो जॉब्स में इन्वॉल्व होता है, जो फ्यूचर में कंट्री की इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। अगर इतिहास की तरफ नज़र डालें तो ऐसा कई कंट्रीज़ में देखा गया है, जैसा कि नीदरलैंड्स के केस में हुआ था, जिसमें साल 1959 में जब नीदरलैंड्स में भारी गैस रिजर्व पाए गए थे, तो इसके चलते इन्होंने नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसके बाद इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन करीब 10 साल के बाद 1970 से 77 का जो पीरियड था, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% तक बढ़ गया, जो कि पहले 1% हुआ करता था, जिसके बाद वहाँ की सरकार काफ़ी कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हो रहा है, ये जो गैस पाई गई है ये कोई खजाना है या फिर श्राप। इकोनॉमिक्स का मानना है कि खजाना ही श्राप है। अगर देश के बाकी सेक्टर जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर साथ ही साथ डेवलप नहीं होंगे तो वो उस नेचुरल रिसोर्स के सेक्टर को compete नहीं कर पाएंगे, जिससे इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यही चीज़ नीदरलैंड्स और कई और देशों में देखने को मिली। नेचुरल रिसोर्सेज से जो आने वाला पैसा है उसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1-2 बिलियनर्स यहाँ अमीर होते जाएं। ऐसा होने पर देश में इनइक्वलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ दूसरे सेक्टर नहीं डेवलप होने की वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ सकता है। इस सब से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक वेल्थ फंड बनाना चाहिए, जिसमें नेचुरल रिसोर्स से आए पैसे को इकट्ठा किया जाए, उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में, देश को डेवलप करने में। ऐसा ही नॉर्वे ने किया था, जब नॉर्वे को 1969 में ऑयल रिसोर्स मिले थे। नॉर्वे में आज के दिन जो वेल्थ फंड है वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है। इस एक्सेस पैसे को एजुकेशन में स्पेंड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया जाता है, और ये एक लेसन है जिस पर आज के दिन गल्फ कंट्रीज भी बहुत ध्यान दे रही हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश में जो एक समय में केवल ऑयल पे डिपेंड थे, आज के दिन अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई आज के दिन एक टूरिज्म हब बन चुका है। पूरी कहानी का सार ये है, अगर हमें देश में नेचुरल रिसोर्स का खजाना मिलता है तो हमें उस खजाने पर डिपेंड नहीं होना चाहिए,
बल्कि हमें उस खजाने का इस्तेमाल करना है लोगों की भलाई के लिए और देश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और इसके साथ ही सरकार को करप्शन और मिसमैनेजमेंट जैसी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्स जैसी चीज़ों में करप्शन हुई तो देश के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।